everyone, welcome to my YouTube channel The Concept Simplified। मेरा नाम हरगुन साहनी है। मैं JRF कॉमर्स में एंड इन मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगी UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड हम डिस्कस करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर पेपर 1 ऑफ 6 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक विल बी एप्रोप्रिएट फॉर डेटा एनालिसिस व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक को लगाते हैं जब हमारी ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में दी गई होती हैं। देखिए हम यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट को लगाते हैं। देखिए जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है वो इसीलिए होता है कि वो देखता है कि क्या डिफरेंस है हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच में। इनफैक्ट काई स्क्वायर की अगर आप फॉर्मूला को देखें तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, ओ माइनस ई का जो डिफरेंस होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं डिवाइडेड बाय ई। हम ये ईच पेयर ऑफ वैल्यू के लिए निकालते हैं और उसको हम समेशन कर देते हैं। ठीक, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर है वह काई स्क्वायर टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इन्फोसिस होना चाहिए मेमोरी लेवल टीचिंग का, MLT का, वो इनमें से कौन से पॉइंट्स में होता है। देखिए जो आपका मेमोरी लेवल टीचिंग होता है वो लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसको आपको दिया गया था हर्बर्ट ने, HERBERT, हर्बर्ट ने इस लेवल ऑफ टीचिंग को दिया गया था। इसको हम कहते हैं थॉटलेस टीचिंग, क्योंकि इस टीचिंग में फोकस यही होता है कि कितनी ज़्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को रटाया जाए बच्चों को, कितनी ज़्यादा उनको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाए और फोकस हो रोट लर्निंग के ऊपर, मतलब रट के लर्निंग के ऊपर, ना कि वो अंडरस्टैंड करें या रिफ्लेक्ट करें। इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, कहने का मतलब है कि कौन सा पॉइंट पहले आना चाहिए, कौन सा पॉइंट बाद में आना चाहिए, कौन सा आइडिया या थॉट पहले आना चाहिए, यहाँ पे ये याद करना। सी सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, मतलब कि कैसे कैसे वो अच्छे तरीके से याद कर ले बच्चे, उसके बाद वो क्विकली रिप्रोड्यूस कर पाए, मतलब याद करके उसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने का मतलब ही रोट होता है, मतलब रटना। ठीक, एंड ई मास्टरी ऑफ करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, कैसे आप अपने फैक्ट्स को सही ऑर्डर या सही सीक्वेंस में डालें। इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा, दैट इज A, C एंड E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स। कह रहे हैं जो आपका क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन होता है उसका जो प्री डिसीजन होता है वो आपका सोशल या इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है AB, उसका ये मेन फोकस है कि उसके जो स्टूडेंट्स हो वो ज़्यादा डिसिप्लिन फोकस हो, ठीक, ज़्यादा डिसिप्लिन उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा उनके इंस्टीट्यूशन के हो। तो जो भी क्लासरूम में टीचर कम्युनिकेट करेगा स्टूडेंट्स को, उसको ही याद करके उसी चीज़ को नोटिस में रख के वो करेगा। ठीक, असर्शन हमारा सही है। इसका जो रीजन दिया गया है कि पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस, मतलब जो भी टीचर अच्छे पॉजिटिव एक्शंस लेता है एजुकेटिव के, वो लर्नर्स को गाइड करें ताकि वो नॉलेज जो सोशल सिग्निफिकेंस की होती है उसको एक्वायर कर सके। इसीलिए हम लोग जो हमारे क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो प्री डिसाइड करता है सोशल या जो आपके इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स होती हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग भी सही है और रीजन भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है आपके ऑप्शन नंबर A को। देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 दैट बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, यहाँ पे पूछा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम। नो, कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह तो यहाँ पे मैकेनिकल सेंस में हो गया जो नहीं होता। डिक्टोरियल नहीं, पर्पसफुल एंड प्रैग्मेटिक सही होगा। देखिए हर एक, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि जो भी कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम के अंदर उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, या तो वो इंस्टीट्यूशनल या तो सोशल डिमांड्स के तरफ से डिराइव किया जाता है। दूसरी और प्रैग्मेटिक का मतलब होता है रियलिज्म या प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, जब आप फोकस करते हैं रियलिस्टिक सिचुएशंस के ऊपर। इसीलिए आपका आंसर है C एंड D, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेप है रिसर्च का जहाँ पे स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज अट मोस्ट। ठीक, देखिए
आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोप होता है कि अपने आप क्रिएटिविटी दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जैसे कि हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑन हेल्थ, ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं जो भी हम खान पान करते हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हेल्थ के ऊपर। ईटिंग हैबिट्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ले सकते हैं और हेल्थ को हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जैसे देख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका ईटिंग हैबिट्स है वो आपका यहाँ पे हो सकता है कि कितना, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ही मैंने लिया कि कितना आप मीट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं, कितना आप फैट्स ले रहे हैं, कार्ब्स ले रहे हैं, एक्सेट्रा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। वैसे ही आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में आप बीपी ले सकते हैं, शुगर लेवल ले सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल ले सकते हैं, लिवर किडनी फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप कौन सा वेरिएबल लेते हैं अपने स्टडी के अंदर और कैसे। जैसे कि मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ब्लड शुगर लेवल पे एक हाइपोथेसिस बिठा दी कि दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑन द ब्लड शुगर लेवल, एक हमने नल हाइपोथेसिस बिठा दी। यहाँ पे मैं किस वेरिएबल की किसके साथ हाइपोथेसिस बिठाऊं, कौन से वेरिएबल लूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें चूज करना है। यहाँ पे रूल्स ऑफ वैलिडिटी के ऊपर ही आपको स्टेटमेंट दिए और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। यहाँ पे मैंने आपके साथ एक डायग्राम साझा किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि 6 रूल्स लिखे हैं। पहला, मिडिल टर्म जो है वो एटलीस्ट वंस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए आपके प्रेमाइस के अंदर और यही आपका आंसर भी है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, अगर आपका एक कोई टर्म है जो कंक्लूजन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको प्रेमाइस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वेरी करेक्ट। जो आपका कैटेगोरिकल सिलोजिज्म होती है उसके अंदर 2 नेगेटिव प्रेमाइस नहीं हो सकते हैं। एक नेगेटिव प्रेमाइस का एक नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए और जो एक नेगेटिव कंक्लूजन है उसका भी एक नेगेटिव प्रेमाइस होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपके 2 यूनिवर्सल प्रेमाइसेस होते हैं उनका एक पर्टिकुलर कंक्लूजन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर आपकी 2 प्रेमाइसेस है कि ऑल ए आर बी एंड दूसरी प्रेमाइस है ऑल बी आर सी, तो इसमें जो आपका कंक्लूजन है वो इस किस्म से नहीं हो सकता कि सम ए आर नॉट बी, यू अंडरस्टैंडिंग। जो आपका कंक्लूजन है वो भी ऐसे ही ऑल ए आर सी या नो ए आर बी की तरह होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर। ओके फ्रेंड्स, यही आपका आंसर। देखिए यहाँ पे ही डिफरेंस है। एनटीए नेट क्या करता है, जैसे 1 2 3 4 स्टेटमेंट से 1 सही है तो यहाँ पे वो ऑप्शंस में दे देगा कि ओनली ए इज करेक्ट, तो कायदे से आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है और लिखा है कि एक पर्सन ने 3 आइटम्स बाय करे 1500 के, 2 आइटम्स बाय करे 1800 के, उसके टोटल बिल में उसको 10% का डिस्काउंट मिला। हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए 3 आइटम्स अगर उसने 1500 के बाय करे तो हम T1 कह सकते हैं कि 4500 का उसने T1 के 3 आइटम्स बाय करे। 2 आइटम्स 1800 के बाय करे तो हम कह सकते हैं T2 उसने 3600 के बाय करे। यही हम इसका जो टोटल बिल है जो कि TB है वो 8100 आया। इसमें से जो उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, या और बोले तो यहाँ पे 10% ऑफ 8100 810 हुआ। तो जो भी उसका जो डिस्काउंटेड बिल अभी आया है वो 8100 माइनस 810 अगर आप करें 7290 के बराबर होगा। ये आपका डिस्काउंटेड बिल है और इसी डिस्काउंटेड बिल का आपको एवरेज कॉस्ट फाइंड करनी है आइटम्स की। आइटम्स कितने हैं, 3 + 2 मतलब कि 5, ठीक। तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर 1458 आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपके सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए वैल्यूज है 3 to 11 14 27 34 51 एंड x। देखिए इन वाले जो सीरीज क्वेश्चन होती है, पहले तो आप देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई एडिशन का रिलेशनशिप है क्या वैल्यूज में। अगर आप आगे बढ़ते जाए कुछ एडिशन हो रहा है या कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा है जो कि यहाँ पे नहीं है, या मल्टीप्लिकेशन का दिख रहा है या डिविजन का दिख रहा है, ठीक। पहले तो ये चीज़ें चेक करी जाती है एक सीरीज के अंदर। उसके बाद आप देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर है या क्यूब है। यहाँ पे आपने हर एक पैंतरा यहाँ लगा के देख लिया, जब आपको दिखा ना यहाँ पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप आते हैं ऑल्टरनेट डिफरेंस के बीच में। मतलब है कहने का कि एक वैल्यू को छोड़ के आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई डिफरेंस बन रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप 3 to 11 आएंगे तो आप देखेंगे कि 8 का डिफरेंस है। 11 to 27 देखेंगे कि 16 का है। वैसे ही 27 to 51 आप देखेंगे 24 का है।
ठीक, अगर आप आपस में इंटरनल डिफरेंस देखें तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस 8 का हो रहा है और 16 और 24 में डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे भी 8 का हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि जो इंटरनल डिफरेंस चल रहा है वो 8 का चल रहा है। ठीक, सिमिलरली अगर हम दूसरे तरीके से यहाँ पे इसका देखें कि 2 to 14 देखें तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, 14 to 34 देखें तो 20 का है, लेकिन सेम जो इंटरनल डिफरेंस है वो अभी भी 8 का है और हमें 34 to x बताना है कि कितना डिफरेंस है। देखिए इंटरनल डिफरेंस तो हम समझ गए हैं कि 8 का है। ठीक, मतलब यहाँ पे 34 और x के बीच में जो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 12 और आप देख रहे हैं, सॉरी 2 और 14 के बीच में आपने देखा कि 12 का डिफरेंस है, 14 और 34 में देखा कि 20 का डिफरेंस है, लेकिन जो इंटरनल डिफरेंस आपस में दोनों के था वो 8 का था। तो यहाँ पे भी इसके बीच में और इन दोनों के बीच में 20 + 8 28 का टोटल डिफरेंस है और इसीलिए जो इंटरनल डिफरेंस है वो 8 का। देखिए 20 और 28 के बीच में 8 का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप टोटल डिफरेंस देखें वो है 20 + 8 28 का। 34 + 28 जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 62 और x की वैल्यू हमारी 62 है। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वैपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशन हैपन्स ड्यू टू, जो स्वैपिंग होती है इनकोडर और डिकोडर में वो किसके वजह से होती है। देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे एक मैंने डायग्राम शो किया है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सोर्स जो है मतलब जो आपका सेंडर है वो एक मैसेज भेजता है चैनल के माध्यम से इनकोड करके, मतलब लॉक करके उस मैसेज को, ठीक, लॉक करके मतलब इंक्रिप्ट करके। जो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप कॉल्स या आपके वीडियो कॉल्स में लिखकर आता है दे आर इंक्रिप्टेड, मतलब कि इनको लॉक कर दिया गया है, इसको सेंडर और रिसीवर के अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता है। ठीक, एक चैनल के माध्यम से जो आपका मैसेज हो सकता है, लेटर, ईमेल, कुछ भी हो सकता है, उसके माध्यम से मैसेज भेजता है रिसीवर को। रिसीवर उसको रिसीव करने से पहले क्या करता है, डी लॉक कर देता है, मतलब उसको खोल देता है, उस मैसेज को समझता है। ठीक, रिसीवर को जब वो मैसेज समझ आ जाता है उसके बाद वो फीडबैक के माध्यम से अब जो अपना सोर्स है या सेंडर है उसको फिर मैसेज सेंड करता है। तो मतलब यहाँ पे जो व्यक्ति रिसीवर था, जब उसको मैसेज समझ आ गया और फीडबैक के माध्यम से उसने फीडबैक सेंड किया सेंडर को, ठीक, तो वो अब क्या बन गया, रिसीवर ही आपका बन गया सेंडर। और वही रिसीवर जब मैसेज सेंड कर देता है फिर से आपके सेंडर को, तो वो क्या बन जाता है, रिसीवर। तो मतलब यहाँ पे सेंडर और रिसीवर ने अपना रोल को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया, बदल लिया। तो ये किस में पॉसिबल होता है, आपके फीडबैक एनालिसिस में पॉसिबल होता है, इसीलिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आर्ग्यूमेंट का। देखिए आर्ग्यूमेंट का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा कि आर्ग्यूमेंट्स जो होती हैं या तो वैलिड होती है या इनवैलिड होती हैं। इसी के अंदर और आता है डिस्टिंक्शन की, कुछ होती है स्ट्रॉन्ग और कुछ होती है वीक आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, आर्ग्यूमेंट्स में ट्रू और फॉल्स की बात नहीं होती, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है एक मैन जो है 50 ईयर्स ओल्ड का है, ठीक, उसके सन जो है 2/5 ऑफ हिज एज है, कितने साल बाद, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, यही हमारा एक्स बनेगा। रेशियो ऑफ द एज ऑफ मैन टू हिज सन विल बी 5/3। ठीक, क्या लिखा है, जो मैन है अभी कितने साल का है, 50 साल का है, उसका जो सन है वो 2/5 है उसकी एज का। कितनी उसकी एज है, 50, 2/5 ऑफ 50 जो कि हो गए 20 के बराबर। अब ये लोग कह रहे हैं कि कितने सालों बाद, ठीक, इनके जो बीच में रेशियो हो जाएगा 5/3 का। अगर आप कहें 50 / 20, यहाँ पे कुछ साल को ऐड होंगे तभी जाके ये रेशियो बनेगा 5/3 का। यही हम कह लेंगे कि x ईयर्स जो है 50 की एज में और x ईयर्स 20 की एज में ऐड होंगे, तब जाके मैन और सन के बीच में जो रेशियो बनेगा 5/3 का। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 150 + 3x बोल सकते हैं, और जब ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो 100 + 5x बोल सकते हैं, जिससे आप बोल सकते हैं 2x 50 के बराबर और x जो है 25 के बराबर है। तो आपके जो ईयर्स होंगे दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से टीचिंग मेथड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डायरेक्ट लर्निंग में। ठीक, सबसे पहले टीम टीचिंग एंड, देखिए यहाँ पे आपका बी आंसर है सिमुलेशन। देखिए सिमुलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल सेटअप के माध्यम से आप लर्निंग कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लॉ या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे वो लोग अपने बच्चों के लिए, जो अपने लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आर्टिफिशियल कोड का सेटअप करते हैं, जिसमें कुछ बच्चे जज बनते हैं, कुछ लॉयर। तो ये क्या तरीका है, उनको एक आर्टिफिशियल रोल प्ले के माध्यम से वहाँ सिखाने की कोशिश की जा रही है। यही होता है आपका रोल प्लेइंग।
पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप्स एंड असाइनमेंट्स। देखिए वर्कशॉप्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल लर्निंग कम लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग पर ज़्यादा फोकस कराया जाता है। जैसे आपकी रिसर्च की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती है, वहाँ पे आपका जो फोकस होता है उनकी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर होता है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे SPSS R जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं कैसे वो प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो आपका मूक्स एंड यूरिस्टिक्स, देखिए यूरिस्टिक्स को शॉर्टकट ट्रिक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं, जो ट्रिक्स होती है जिसको आप यूज़ करके अपनी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर है B, D and E, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक एडोलेसेंट लर्नर के अंदर जो डिटरमिन करता है उसकी सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट को। देखिए अगर आपको एडोलेसेंट पहले क्या होता है, देखिए एक ट्रांजिशन पीरियड जो टीनेजर और एक एडल्ट के बीच में होता है उसको कहते हैं एडोलेसेंट। ठीक, यहाँ पे कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, फॉर एम्यूलेटिंग का मतलब इमिटेटिंग या कॉपिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। देखिए जो आपके टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स होते हैं उनका किसी हीरो को वर्शिप करने लगते हैं। हीरो इज नॉट योर टीवी हीरो या आपका फिल्म हीरो की बात नहीं कर रहे हैं। हीरो मतलब कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसको वो अपना क्या समझ लेते हैं, एक आइडल समझ लेते हैं। ठीक है, उसको आइडल समझ लेते हैं उसको, और उसी तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ वो इंडिविजुअल कर रहा होता है अपनी लाइफ के अंदर, वो जो एडोलेसेंट होता है उसी एक्टिविटीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और उसी को कॉपी करते हैं। चाहे अगर वो उनको लगता है कि जो भी एक्टिविटी उनका आइडल कर रहा है, जैसे कि चाहे वो स्मोकिंग हो या अल्कोहलिज्म हो, जो भी एक गलत हैबिट्स हैं वो भी सही हैं, उन्हीं को जो एडोलेसेंट है कॉपी करने की कोशिश कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पे कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग को कॉपी किया जाता है एडोलेसेंट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया लिखा है कि अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स ड्रॉट विल एंड। ड्रॉट मतलब आपका जो सूखा पड़ता है, अगर ड्रॉट एंड कर जाएगा तो इसका मतलब बारिश हुई थी। देखिए यहाँ पे क्या था, अगर रेन होगी तो आपका ड्रॉट क्या है वो एंड हो गया। ठीक, और फिर आपने देखा जो है ड्रॉट एंड हो गया तो आपने ये समझा इसका मतलब कि बारिश हुई होगी। ठीक है, ये जो आपकी फैलेसी है ये है डिडक्टिव फैलेसी की। क्यों? देखिए जो आपका डिडक्टिव रीजनिंग या फैलेसी होती है वहां पे एक जनरल स्टेटमेंट दी जाती है, ये एक थ्योरी दी जाती है। ठीक, आप अपनी रीजनिंग के माध्यम से उस जो जनरल स्टेटमेंट या थ्योरी होती है उसमें से आप कुछ रिड्यूस करते हो। जैसे यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई कि बारिश होगी तो ड्रॉट एंड होगा, आपने क्या डिड्यूस किया, अरे ये तो ड्रॉट एंड हो गया, इसका मतलब क्या कि बारिश हुई थी। आपने अपनी स्टेटमेंट से, जनरल स्टेटमेंट से डिड्यूस किया, तो ये आपका आंसर ऑप्शन होगा नंबर 1। नेक्स्ट ऑप्शन, अ रिसर्च स्कॉलर while finally reporting the research results in the form of a thesis acknowledges the support of his or her supervisor in the preface। देखिए प्रीफेस क्या होता है, प्रीफेस एक ऐसा आपका सेक्शन होता है आपकी थीसिस के अंदर या आप बुक्स में भी देखते होंगे जहाँ पे आप बताते हैं कि कैसे आपने ये थीसिस आपकी इनटू बीइंग आई, या कैसे थीसिस ये एग्जीक्यूट हुई, किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी के दौरान। ठीक, तो यहाँ पे यही किया जा रहा है कि जब एक रिसर्च स्कॉलर फाइनली अपनी थीसिस को सबमिट करने वाला होता है तो अपने प्रीफेस में अगर अपने सुपरवाइजर को एक्नॉलेज करे उनका सपोर्ट को, तो ये इनमें से क्या चीज़ दिखाएगा, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक, ये एक पार्ट ऑफ एथिकलिटी होता है, ये आपके रिसर्च एथिक्स होते हैं कि जिन जिन व्यक्तियों ने आपका सपोर्ट किया, मेनली आपके सुपरवाइजर ने, आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें अपने प्रीफेस के अंदर। Option number 16, that is when a large number of students with a different performance levels are there in the class for uniform imparting of educative interactions, a teacher should opt for communication which is। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जब बहुत सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर हो और हर उन बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल अलग हो, तो टीचर को कौन सा एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे आपको इनमें से कोई भी आंसर नहीं दिखेगा। ठीक, सबसे पहले टॉप डाउन लीनियर। ठीक है, टॉप डाउन लीनियर अप्रोच वो होती है जहां पे आप एक वन वे इंटरेक्शन है। ठीक, एक सिंगल वे आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि टीचर जो है वही अपनी बात बच्चों को प्रस्तुत कर रहा है, बच्चों का कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे क्लास के अंदर। तो इस तरीके से तो टीचर जो है उन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। इसके अलावा इंडिविजुअल सेंट्रिक, देखिए इंडिविजुअल सेंट्रिक भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें है कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मद्दे रखे, उसको फोकस करके उसके ऊपर अटेंशन करके हो रहा है, जो भी सही नहीं होता। सेल्फ प्रोजेक्टेड मतलब जो टीचर है वो अपने आप को ही उसमें सेल्फ फोकस करके
ठीक, उस कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, जहाँ पे टीचर जो है बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्मार्ट क्लासेस, प्रेजेंटेशन, इनके माध्यम से हमने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये हमने क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व किया है, बिकॉज आप डायरेक्टली देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई आंसर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ये आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपकी स्किल को मेजर करता है कि जो भी आपको स्किल सिखाई गई थी आपने उसको कितना सीखा और कितनी एबिलिटी है आपके अंदर उस नॉलेज या स्किल को यूज करने की। क्वेश्चन नंबर 18, अ कॉलेज टीचर, एक रिसर्च करी उन्होंने विद अ व्यू टू डिपिक्ट द रियलिटी सिचुएशंस रिलेटिंग टू होम कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स प्रोवाइडेड फॉर। मतलब एक टीचर जो है वो सिचुएशन देख रहा है होम की प्लस हॉस्टल कंडीशंस की एक स्टूडेंट की। तो यहाँ पे ये कौन सी रिसर्च है? ये है आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। क्यों? देखिए, जो आपकी पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन रिसर्च है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, पार्टिसिपेंट प्लस ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ पे कौन रिसर्च कर रहा है? आपका कॉलेज टीचर कर रहा है, मैं और आप नहीं कर रहे हैं। ठीक, मतलब कि कोई एक स्ट्रेंजर व्यक्ति ना होके कोई एक ऐसा इंसान कर रहा है जो उस चीज में पार्टिसिपेंट भी है। ऑब्वियसली आपका कॉलेज टीचर जो है डेफिनेटली वो स्टूडेंट की लाइफ में एज अ पार्टिसिपेंट है, वो उसकी हॉस्टल और उसकी होम की कंडीशंस को देख रहा है, तो वो पार्टिसिपेंट भी हुआ, प्लस वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। यहाँ पे देखिए पहला लिखा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है बेसिकली वो रिलेशनशिप देखता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देखता है कि क्यों हो रहा है ऐसा चीज़ और क्यों हुई, कब हुई और कैसे हुई। एथनोग्राफिक रिसर्च एक एथनिसिटी, कल्चर या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर फोकस करता है। इसलिए आपका होगा आंसर नंबर 3, दैट इज पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारे दो सेट दिए गए हैं। एक सेट में हमें दिखाया है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं एक जगह उनके डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक थ्योरी लिखी हुई है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, रीइंफोर्समेंट का ये मतलब होता है कि आप एक बिहेवियर में, ये आप एरो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग। ठीक, आप कुछ एक्टिविटी या आप स्टिमुलस जिसको कहते हैं, आप कुछ एक्शन इस किस्म का कर रहे हैं जिसके वजह से उसके अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर या एक बच्चे के अंदर एक बिहेवियर करने में उसमें इंक्रीज आए। ठीक, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का ये मतलब है उस बिहेवियर पे, देखिए एरो ऊपर बना हुआ है, मतलब उस बिहेवियर में इंक्रीज आए बाय एडिंग अ स्टिमुलस, इसीलिए ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में लिखा है कि उस बिहेवियर में इंक्रीज आए बाय रिमूविंग अ स्टिमुलस। ठीक, मतलब उस स्टिमुलस को, उस एक्शन को हटा के नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बन जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में लिखा है जो बिहेवियर है, दैट इज आपका जो बिहेवियर होना चाहिए, दैट इज गुड, गेटिंग गुड मार्क्स। देखिए एक बच्चे को अगर उसका बिहेवियर है कि वो अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो उसके लिए आप उसमें एक स्टिमुलस को ऐड करेंगे। जैसे कि उसकी मदर ने उसको एक टॉय गिफ्ट किया, जब उसकी मदर एक टॉय को गिफ्ट कर रही है, कहीं ना कहीं ये एक्शन जो है, ये जो एक्शन है या उसका जो स्टिमुलस है, उसको वो मोटिवेट करेगा और उस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस को, उस बिहेवियर को और गुड मार्क्स को करने के लिए। वहीं आप जब एक रिमूव कर दें स्टिमुलस को, जो आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का बिहेवियर है कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने मील्स के अंदर खाए, देखिए ईट वेजिटेबल्स इन मील्स, तो उसका जो आपका स्टिमुलस होना चाहिए, स्कोल्डिंग विल बी रिमूव्ड। कहने का मतलब है कि जब आपने स्कोल्डिंग को रिमूव कर दिया, ठीक, जब आपने उस स्टूडेंट को डांटना बंद कर दिया या उस बच्चे को डांटना बंद कर दिया, तो उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को और ज़्यादा उस बिहेवियर को अपने अंदर इनकलकेट कर दिया, उसने उस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को और ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो इससे क्या हुआ, एक स्टिमुलस को हटाने की वजह से, जो कि आपका था स्टिमुलस ऑफ स्कोल्डिंग अ स्टूडेंट, वो आपने रिमूव किया और इसके आपका रिएक्शन क्या था कि जो बच्चा है उसके बिहेवियर में इंक्रीज, ईट वेजिटेबल्स उसमें इंक्रीज हो गया। पनिशमेंट, देखिए पनिशमेंट यहाँ पे पॉजिटिव और एक नेगेटिव लिखा हुआ है। पनिशमेंट में एक स्पेशल बात है कि जैसे वहाँ पे आपका लिखा हुआ था कि स्टॉप कर देता है, सॉरी इंक्रीज कर देता है बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट जो है स्टॉप
कर देता है उस बिहेवियर को। पनिशमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में कि आप एक नेगेटिव स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो है वो टेस्ट में चीटिंग कर रहा था, वो उसका बिहेवियर था, आपने क्या किया, आपने एक नेगेटिव या एक एवर्सिव स्टिमुलस को आपने उस बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो टेस्ट ही नहीं देगा क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। तो आपने उसको कैसे एक पॉजिटिवली पनिश किया, उसको मना ही कर दिया कि वो जो है टेस्ट में चीटिंग नहीं करेगा, सॉरी टेस्ट को देगा ही नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई। और अगर आप नेगेटिव क्या कहते हैं पनिशमेंट को देखें तो यहाँ पे आप विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ माने का मतलब है कि आप जो है रिमूव कर देते हैं, बेसिकली आप जो है रिमूव कर देते हैं, देखिए क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं या विड्रॉ कर देते हैं एक अनप्लेजेंट सिचुएशन को, रिमूव कर देते हैं एक प्लेजेंट स्टिमुलस को, मतलब एक पॉजिटिव एक्शन को आप रिमूव कर देते हैं। क्यों, कि स्टॉप कर जाए वो उसका बिहेवियर होना। जैसे कि एक बच्चे ने, अ बॉय बीट्स हिज ब्रदर, उसका ये क्या बिहेवियर था, उसने अपने भाई को मारा, तो आपने क्या किया, आपने रिमूव कर दिया एक क्या कहते हैं एक प्लेजेंट स्टिमुलस को। उसके लिए क्या प्लेजेंट स्टिमुलस था, आपने उसका फेवरेट टॉय को, हिज फेवरेट टॉय इज टेकन अवे, जो कि एक प्लेजेंट स्टिमुलस था। ठीक, आप एक चीज को समझिए कि क्यों ये पनिशमेंट जहां पे आप अप्लाई कर देते एक नेगेटिव चीज है, एवर्सिव चीज स्टॉप करने के लिए बिहेवियर पॉजिटिव है, और क्यों एक चीज जहां पे आप रिमूव कर देते हैं, ठीक, या विड्रॉ कर लेते हैं एक प्लेजेंट स्टिमुलस को उसके बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए, वो उसका एक नेगेटिव स्टिमुलस हो जाता है, एक नेगेटिव पनिशमेंट हो जाती है। देखिए, जब आप एक कोई स्टूडेंट या आपका कोई एक बच्चा है जो कोई चीज़ गलत कर रहा है, ठीक, उस बिहेवियर को अगर आपको स्टॉप कराना है तो आप उसको पॉजिटिवली पनिश क्या करेंगे, आप उसको कुछ प्लेजेंट चीज़ दिखाइए, और जो उसकी जो प्लेजेंट चीज़ है उसके बजाय आप उसको कुछ अनप्लेजेंट या उसका कुछ नेगेटिव उसको स्टिमुलस दें। ठीक, जैसे कि यहाँ पे वो चीटिंग कर रहा था तो आपने उसको टेस्ट देने से मना कर दिया। ठीक, तो ये एक नेगेटिव स्टिमुलस हो गया। वहीं अगर आप नेगेटिव पनिशमेंट में देखें तो वहाँ पे क्या था कि उसने अपने ब्रदर को मारा और इस बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए आपने उसकी फेवरेट चीज़ जो है उससे आपने छीन ली। ठीक है, यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, बच्चा कुछ सीखता है उस चीज़ से, वो अगली बार नहीं करेगा। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या है कि आपने जब उसकी फेवरेट चीज़ छीन ली है उससे, मतलब उसका जो एक प्लेजेंट स्टिमुलस था आपने उसको उससे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या विड्रॉ कर लिया है। उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मेरे साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। ठीक है, वहीं अगर आप उसको पनिश करते कि जाके तुम जो है अब तुम जो है तुम 10 उठक बैठक लगाओ या तुमको जो है 15 बार अपने ब्रदर को सॉरी बोलना पड़ेगा, उससे वो कुछ सीखता है। ठीक, जब भी आपके साथ कुछ पनिशमेंट देनी हो अपने बच्चों को तो कुछ एक ऐसी चीज़ करिए जिससे उनको सबक मिले, ना कि आप उनकी को फेवरेट टॉय खींच लें या उनको टीवी ना देखने दें। उनमें फिर क्या होगा, एक रिजेंटमेंट पैदा होती है, ठीक, एक आक्रोश पैदा होता है कि हमारे साथ ये क्यों किया गया। वहीं अगर आप उनको पॉजिटिवली पनिश करेंगे, उनको कुछ सबक सिखाएंगे, तब उनको समझ आएगा जो मैंने किया वो गलत था। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर पे वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सिंपली आपको मैच द फॉलोइंग करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप समझ चुके हैं कि बिहेवियर में क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉजिटिव में जब आप उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव में जब आप उस चीज़ को रिमूव करते हैं, क्या चीज़, आपके स्टिमुलस को। तो बी इज आंसर विल बी 3 एंड ए इज आंसर विल बी 1। यहाँ पे स्टिमुलस भी लिखा होना चाहिए था। ओके, पनिशमेंट में जब आप विड्रॉ कर लेते हैं प्लेजेंट स्टिमुलस को जो आपकी नेगेटिव पनिशमेंट हो जाती है, या आप अप्लाई कर देते हैं एक एवर्सिव स्टिमुलस को उस बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए, वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी का 1 हो जाएगा। इसके अलावा एक एक्सटेंशन भी होता है टर्म, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब होता है पनिशमेंट से भी एक लेवल ऊपर, मतलब पनिशमेंट में तो जो उसका जो कुछ प्लेजेंट स्टिमुलस था आप उसको रिमूव करते हैं, एक्सटेंशन में आप उसको और सीवियरली पेनफुल या एवर्सिव स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं कि जो उसका बिहेवियर है वो अकर करना ही बंद हो जाए। ठीक, ये होता है एक्सटेंशन और ये था आपका पनिशमेंट। देयरफॉर हमारे जो आंसर है मैच द फॉलोइंग के बाद होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पे आपसे कहा है कि एक पॉपुलेशन है रिसर्च की जो हेट्रोजेनस है नेचर में, तो आपको कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के लिए। देखिए यहाँ पे आंसर आपका है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखिए क्यों, जब पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजेनस होती है, कहने का मतलब है कि जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, अलग अलग पैरामीटर्स से बनी होती है, ठीक, तो क्या करता है रिसर्चर, उस पॉपुलेशन को एज वाइज जैसे उस डिवाइड कर दे,
या रिलीजन वाइज डिवाइड कर देता है, मतलब उसको डिफरेंट स्ट्रेटास में या डिफरेंट गुठों में कह सकते हैं, उसको डिवाइड कर देता है। जैसे कोई आपकी पॉपुलेशन थी, उसने एज वाइज डिवाइड कर दिया, 0 to 20 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स, 40 to 60, 60 एंड अबव। ठीक, जैसे उसने क्या बनाए, 4 स्ट्रेटा पूरे पॉपुलेशन के बना दिए, एज वाइज उसने डिवाइड कर दिया। ठीक, हर स्ट्रेटा में उसने कम से कम जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन जो लिया, उसने 1000 लोगों का लिया। ठीक, 1000 लोगों का उसने पॉपुलेशन लिया। इस पॉपुलेशन में से उसने सैंपल उठाए, मान लेते हैं हर 50 इंसान के। ठीक, 50 to 50 उसने हर स्ट्रेटा से उठाया। तो आप यहाँ देखिए कि हर एक स्ट्रेटा से जब आप 50 का सैंपल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर स्ट्रेटा का एक ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हर एक स्ट्रेटा को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उसमें से 50 लोग आए, हर एक स्ट्रेटा में से 50-50 आएंगे, तो बिल्कुल ही सटीक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपका पॉसिबल होता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपकी लेंथ दी गई है स्क्वायर की और आपको बताना है कि वो इंक्रीज करिए 1% से, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए, देखिए इसको अगर आपको शॉर्टकट से लॉन्ग से पहले देखते हैं। देखिए, जो आपकी ओरिजिनल लेंथ है वो कितनी है, एल हम मान लेते हैं, एल है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो जो एरिया होगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, न्यू लेंथ में क्या कह रहे हैं, क्या कितना इंक्रीज आ रहा है, 1% का, तो हम 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इंटू 1/100 कर सकते हैं। इससे आपका क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपकी वैल्यू आएगी 505 डिवाइडेड बाय 100। आप लोग प्लीज मेरे साथ सॉल्व करिएगा। ठीक, तो 5 हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 5.05 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब आप इसका न्यू एरिया निकालेंगे तो 5.05 इंटू 5.05 आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 25 25.5025 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बीच में और हमें जो उसकी ओरिजिनल स्क्वायर था इसके बीच में हमें परसेंटेज इंक्रीज की बताना था, तो इसका क्या वैल्यू होगी, डिफरेंस जो है हमारा है 0.5025 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर इंटू 100, जिसके आपका सॉल्व होकर आएगा 2.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे, सॉरी तो परसेंटेज सेंस में था, परसेंटेज तो आपका 2% बनेगा और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखें, ये तो इसको करने का एक लॉन्ग मेथड था, इसको कर सकते हैं आप एक शॉर्ट मेथड के माध्यम से भी, जहाँ पे जैसे कि आप एक ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या होता है जब आपकी 1% दी गई है वैल्यू 1%, ठीक, और बोला जाए आपके क्वेश्चन में कि एक आपकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे लेंथ थी, उसको इस परसेंटेज से इंक्रीज किया जा रहा है। आपने शायद काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, x + y + xy डिवाइडेड बाय 100 होता है, जहाँ पे ये आपके सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के ऊपर ये फॉर्मूला बेस होता है, जहाँ कहा जाता है कि जो आपकी वैल्यू है उसको इतने परसेंटेज से, अगर 10% से इंक्रीज किया, फिर उसके बाद उसको 20% से इंक्रीज किया, तो टोटल इफेक्टिव परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है, कितना फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हम सिर्फ एक ही परसेंटेज से इंक्रीज कर रहे हैं 1%, इसलिए आपका x भी 1 होगा और y भी 1 होगा, +1 × 1 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 2 + 1 डिवाइडेड बाय 100 जो आपका 0.01 होगा, दैट इज 2.01%। देखिए, जो लॉन्ग आंसर था, लॉन्ग क्वेश्चन था, वो मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आपको उसको करने का कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन काफ़ी लोग अपने टाइम को जल्दी से यूटिलाइज करने के लिए, शॉर्टकट के लिए वो इस ट्रिक को यूज़ करते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ परसेंटेज से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ना दिया होता तब भी फर्क ना पड़ता, जिनको ये ट्रिक पता होती वो उस 1% से भी सॉल्व करके ले जाते हैं आंसर को, और उसी के डिपेंड करता है, बिकॉज आपको सिर्फ इफेक्टिव परसेंटेज इंक्रीज बताना है एरिया का। देखिए, आप खुद भी ट्राई कर ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, 22 हो, 55 हो, 500 हो, 100 हो, जो भी सेंटीमीटर आप ले लें, लेकिन अगर आपको परसेंटेज दिया गया है, हर बार आपका आंसर 2% ही आएगा, चाहे यहाँ पे कोई भी लेंथ दी हो सेंटीमीटर में। ठीक, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ पे एक बंदे के बारे में बोला गया है कि देवदत्ता इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, देयरफॉर देवदत्ता इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट। ठीक,
किस स्कूल का ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे बोला है कि जो एक व्यक्ति है वो फैट है, ठीक, और वो दिन में तो नहीं खाता है, तो क्या इसका मतलब है वो रात में खाता है। ठीक, यहाँ पे अजम्पशन क्या हो रहा है कि वो रात में खाता है। तो जो ये आप अज्यूम कर रहे हैं या प्री सपोजिशन कर रहे हैं किसी भी एक स्टेटमेंट को, एक कंडीशन को, इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अर्तापट्टी। ये आपका एक प्रमाणा होता है जहां पे आप किसी सिचुएशन को अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ नर्सेज हैं जो वाइट ड्रेस को नहीं पहनती हैं और कुछ जो डॉक्टर्स हैं वो देखिए नर्सेज जो हैं वाइट ड्रेस नहीं पहन रही हैं। ठीक, दूसरी चीज क्या है, डॉक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, तीसरी चीज जो मेडिसिन जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है। ये तीनों सिचुएशन की वजह से आपने क्या एक डिस्क्रिमिनेशन दे दिया। आपने कहा कि जो हॉस्पिटल का जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक, यहाँ पे एक फैलेसी हो रही है और ये कौन सी फैलेसी है, ये स्लिपरी स्लोप की फैलेसी। मतलब आप स्लिपरी फ्लोर को, स्लोप को या हिंदी में बोले तो ये फिसलता हुआ आपका एक स्लोप है। कहने का मतलब है कि एक इवेंट गलत हुआ, उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा इवेंट हुआ, उससे आपने क्या एक डिक्लेरेशन दे दिया कि हॉस्पिटल ही खराब है। ठीक, तो आपकी पूरी की पूरी फैलेसी स्लिपरी हो गई है। जैसे कि काफ़ी बार हम स्टूडेंट्स बना लेते हैं कि जैसे कि मैंने इस जो टेस्ट है, जैसे मैथ्स के टेस्ट में मैं फेल होने वाला हूँ, तो आप क्या अपने दिमाग में सोचते हैं, मैथ्स में टेस्ट में फेल हो गया तो इसका मतलब है मैं क्लास में फेल हो जाऊंगा। क्लास में फेल हो गया तो मुझे क्या कर देंगे, स्कूल से बाहर कर देंगे। स्कूल से बाहर कर देंगे, मेरा हो जाएगा फ्यूचर बर्बाद। मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा तो मैं आगे जाके जी नहीं पाऊंगा। ठीक, तो आपने पूरी क्या स्लिपरी स्लोप बना लिया किसके अजम्पशन के ऊपर कि एक मैथ्स का टेस्ट में आप फेल हो गए तो आप क्लास को ही फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये फैलेसी होती है आपके स्लिपरी स्लोप की, जब एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट से उसको रिलेट करते जाते हैं और एक अपना डिक्लेरेशन दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है एक किसी सर्टेन इंटीजर का। देखिए 8 को अगर बोला जाए वो सिर्फ क्यूब है 2 का, 9 3 का स्क्वायर है, 36 सिर्फ 6 का स्क्वायर है, लेकिन 64 4 का क्यूब भी है एंड 8 का स्क्वायर भी है। ठीक, तो यहाँ पे यही पूछा जाए जो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है तो कौन सा है, वो है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होती हैं उनको कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आंसर है स्टूडेंट्स कमिटमेंट। ठीक, देखिए बाकी ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। अगर आपको अपने क्लास के अंदर इंटरेक्शन करानी है तो स्टूडेंट्स को ही सबसे ज़्यादा कमिट होना पड़ेगा। जितनी स्टूडेंट्स की कमिटमेंट है आपकी क्लास के अंदर उतना ज़्यादा आपका इफेक्टिवली क्लास में इंटरेक्शन होगा, जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं आपकी क्लास के अंदर। ठीक, टीचर सेंट्रिक से कभी कोई फायदा नहीं। हमेशा क्लासरूम के अंदर जो भी इंटरेक्शन होना चाहिए वो स्टूडेंट सेंट्रिक ही होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट लेने से भी आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, या जो अनसॉलिसिटेड इंटरैक्शंस होती हैं, अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है अननीडेड इंटरैक्शंस। ठीक, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्लासरूम इंटरैक्शंस में। सबसे ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स कमिटमेंट ही इन्फ्लुएंस डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपके साथ परसों ही इसका पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।